हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए, जहां चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत का बड़ा प्लान है दोस्तों, जहां SCS में उसके दुश्मन देश के साथ करने वाला है भारत युद्धाभ्यास। बताएंगे कौन सा देश और कब से शुरू होने वाला है युद्धाभ्यास। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तुर्की के फर्म पर पाकिस्तान में तगड़ा छापा, भड़की कंपनी ने इमरान सरकार से कह दी है इस तरह की बात, जिसमें धमकी जैसे लहजे में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाया गया है। दोस्तों वो क्या बात है बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना को उसके घर में ही घेरने की है तैयारी में भारत। इस हथियार को बनाएगा भारत चाइना का काल। जी हाँ दोस्तों, कौन सा हथियार है और क्या है इस खबर का कारण, सब बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर अमेरिका ने अब पाकिस्तान को दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, किस बात को लेकर दोस्तों ये भी जिक्र करेंगे आज। साथ ही बताएंगे जापान के रक्षा उप मंत्री ने भारत को बताया है एशिया का ग्रेविटी सेंटर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बाबा वेंगा की विचित्र भविष्यवाणी डोनाल्ड ट्रंप को और पुतिन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या कहा गया है इस भविष्यवाणी में ये भी बताएंगे आपको। साथ ही पाकिस्तान ने फिर दिखाया अपना रंग। जी हाँ दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात। तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत का बड़ा प्लान, जहां SCS में उसके दुश्मन देश के साथ करेगा युद्ध का अभ्यास। बता दे पूर्वी लद्दाख में पिछले 9 महीने से जारी चीन की चालबाजी के बाद भारत अब उसके खिलाफ सारी हिचक त्याग कर एक के बाद एक बड़े कदम उठाने जा रहा है और इनका प्रयास कर रहा है। चाइना को बड़ा मैसेज देने के लिए भारत पहली बार दक्षिण चीन सागर यानी SCS में उसके पड़ोसी दुश्मन देश वियतनाम के साथ साझा नौसेना अभ्यास करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक 26 और 27 दिसंबर को दक्षिण चीन सागर यानी SCS में वियतनामी नौसेना के साथ संपर्क और सहयोग संबंधी अभ्यास होगा। इसका मकसद दोनों देश की बीच समुद्र में सहयोग को बढ़ाना है। अफसरों के अनुसार भारतीय नौसेना का पोत INS किल्टन मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर आया है। लौटते समय इस पर अभ्यास शामिल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो तुर्की के फर्म पर पाकिस्तान में पड़ गया छापा, जहां भड़की कंपनी ने इमरान सरकार से कह दिया तुरंत माफी मांगो। बता दें पाकिस्तान में तुर्की की एक बड़ी कंपनी पर पुलिस की कार्यवाही के बाद बवाल बढ़ गया। पाकिस्तान के करीबी दोस्त में शुमार तुर्की की कंपनी ने इमरान सरकार से तुरंत माफी मांगने को कहा है। दरअसल पिछले मंगलवार को पुलिस ने लाहौर में स्थित अल बायर्क एंड ओजपैक ग्रुप कंपनी के ऑफिस पर छापेमारी की थी। कंपनी का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उनके कुछ कर्मचारियों को जबरदस्ती हिरासत में लेकर मारपीट की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, जहां पर अब तुर्की जैसे देश भी पाकिस्तान को माफी मांगने के लिए धमकी दिया जा रहा है। दोस्तों इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो चाइना को उसके घर में ही घेरने की है तैयारी में हमारा भारत। ब्रह्मोस बनेगा ड्रैगन का काल। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ने चाइना को उसके ही घर में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत की इस आक्रामक रणनीति में चाइना के सताए उसके कई पड़ोसी देश सहयोगी बनने को तैयार हैं। वियतनामी नौसेना तो 26 और 27 दिसंबर को भारतीय नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसके अलावा चाइना से बढ़ते खतरे को देखते हुए वियतनाम सहित इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस भारत की
ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भी कभी कितने पहले से बेकरार है। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने 21 दिसंबर को भारत और वियतनाम के बीच प्रधानमंत्री स्तर का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता नीतियों के खिलाफ आपसी सहयोग पर भी सहमति बनी है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में वियतनाम के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया गया था। आज से शुरू होने वाला समुद्री युद्धाभ्यास इसी रणनीति का एक नतीजा बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि भारत अब ड्रैगन का बनने वाला है काल, जहां ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से भारत वो हर चीज हासिल कर सकता है जो चाइना आज भी हासिल करने के लिए सोचता है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, और इस मिसाइल के साथ साथ हमारे भारतीय सेनाओं को और किस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए? आप अगर एक दो सजेशन बताना चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर सईद की रिहाई को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दी है बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए ब्रिटिश मूल के अलकायदा नेता अहमद उमर सईद शेख और उसके 3 सहयोगियों को रिहा करने के एक पाकिस्तानी अदालत के फैसले पर शुक्रवार को गहरी चिंता जताई गई। बता दें कि पाकिस्तान की सिंध उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय एक पीठ ने आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए गुरुवार को सुरक्षा एजेंसियों को शेख और अन्य अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश दिया था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि हम डेनियल पर्ल की हत्या के लिए जिम्मेदार कई आतंकवादियों को रिहा करने के सिंध उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर के आदेश की खबरों से चिंतित है। हमें आश्वासन दिया गया है कि अभियुक्तों को इस समय रिहा नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो भारत जापान रिलेशन को लेकर खबर, जहां जापान के रक्षा उप मंत्री ने भारत को बताया है एशिया का ग्रेविटी सेंटर। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, जापान के रक्षा मंत्री यासुहिदे नाकायामा ने भारत को एशिया का गुरुत्व केंद्र यानी ग्रेविटी सेंटर ऑफ एशिया करार देते हुए कहा है कि उनका देश भारत को 4 देशों के गठबंधन क्वाड को लेकर प्रतिबद्ध देखना चाहता है। एक निजी न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में नाकामयाब ने इलाके में महत्वपूर्ण नौवहन क्षेत्र में चीनी सेना की आक्रामकता के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बढ़ने को लेकर भी चिंता व्यक्त कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही थी, और आपकी क्या सोच होने वाली है इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की, और जहां चाइना को करारा जवाब देने के लिए मोर्चेबंदी तेज कर दी गई है दोस्तों। जापान ने जर्मनी के युद्धपोत को युद्धाभ्यास के लिए बुला लिया है। बता दें आपको, चाइना से तनातनी के मद्देनजर जापान ने जर्मनी के युद्धपोत को युद्धाभ्यास के लिए आमंत्रित किया है। इसे चाइना के खिलाफ मोर्चाबंदी को और मजबूत बनाने वाला कदम माना जा रहा है। पूर्वी एशिया में समान विचारधारा वाले देशों का मोर्चा मजबूत करने के लिए चाइना ने जर्मनी को साथ आने के लिए आमंत्रित किया है। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने अपनी जर्मन समकक्ष एनीग्रेड कैंप कैरेम्बेउर से वार्ता में अनुरोध किया गया है कि जर्मनी का युद्धपोत 2021 में होने वाले युद्धाभ्यास में शामिल हो। किशी ने कहा कि जर्मनी युद्धाभ्यास में शामिल होकर दक्षिण चीन सागर में बेरोक टोक आगमन की अंतरराष्ट्रीय सोच को मजबूत करेगा। इस सागर पर चाइना अपना दावा करता है और उसके बड़े भाग पर कृत्रिम द्वीप बनाकर उनमें अपनी नौसेना और वायुसेना तैनात कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो चाइना और यूरोपियन यूनियन के निवेश समझौते में अमेरिका ने फंसा दिया है पेज। बड़ी अच्छी खबर दोस्तों, जहां चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच प्रस्तावित निवेश समझौते पर सहमति बनने के बावजूद इस पर दस्तखत का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। बताया ये जाता है कि अमेरिका ने इसमें शुरुआती पेज फंसा दिया है। उसके बाद फ्रांस और पोलैंड ने इसे वीटो करने का ऐलान कर दिया है दोस्तों, जबकि पहले इस करार पर इसी हफ्ते दस्तखत होने की संभावना जताई गई थी। करार की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए ईयू के व्यापार वार्ताकार वाल्दिस डोम्ब्रोवस्किस और चाइना के व्यापार वार्ताकार लियो ही की बैठक भी तय हो गई थी, लेकिन ये बैठक टाल देनी पड़ी। पहले खबर आई थी कि ब्रेक अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम ने ये लगाया है।
है, लेकिन जो बाइडेन के मनोनीत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने संदेश भेजा कि अगला अमेरिकी प्रशासन अपने यूरोपीय पार्टनर्स के साथ आर्थिक मसलों पर चाइना को लेकर मौजूद साझा चिंताओं पर जल्द से जल्द विचार विमर्श करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो नेपाल से बड़ी खबर, जहां संसद भंग करने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा कारण बताओ नोटिस। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग किए जाने के फैसले को लेकर शुक्रवार को नेपाल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि रविवार को राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अनुशंसा पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था और मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं भारत ने गुरुवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद को अचानक भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराने के फैसले को पड़ोसी देश का आंतरिक मामला करार देते हुए कहा था कि ये नेपाल को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तय करना है। नेपाल में जारी राजनीतिक घटनाक्रम पर सतर्क प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा था कि वो पड़ोसी देश और वहाँ के लोगों को शांति, समृद्धि और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में समर्थन करना जारी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों अघोषित रूप से दो फाड़ हो चुकी सत्तारूढ़ दल के प्रचंड नेपाल गुट ने प्रधानमंत्री ओली को संसदीय दल के नेता के पद से भी हटा दिया है। उनकी जगह पार्टी के इस गुट ने सर्वसम्मति से पुष्प कमल दहल प्रचंड को नया संसदीय दल का नेता घोषित किया है। ऐसे में ये भी बड़ी खबर मानी जा रही थी दोस्तों नेपाल से। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो चाइना के गले की फांस बना इमरान का कंगाल पाकिस्तान, BRI की फंडिंग रोकेगा ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, ग्वादर के रास्ते भारत को घेरने का ख्वाब पाल रहे चाइना को पाकिस्तान की कंगाली की चिंता सताने लगी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सपनों के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत बनने वाले चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण कार्य कई महीनों से फंड की कमी के कारण रुका हुआ है। पहले से ही इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर लगा चुके ड्रैगन की चिंताएं इसकी सुरक्षा और बढ़ती लागत ने और बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के कारण इस परियोजना का बचा खुचा काम भी बंद पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें, एशिया टाइम्स ने अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के हवाले से यह जानकारी दी है कि चाइना ने इन दिनों पाकिस्तान को फंडिंग काफी कम कर दी है। 2016 में चाइना की सरकारी चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने पाकिस्तान को 75 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया था। 2019 में ये रकम घटकर सिर्फ 4 बिलियन डॉलर पर आ गई थी। ये बड़ी बात है कि इस साल यानी 2020 में चाइना ने पाकिस्तान को केवल 3 बिलियन डॉलर का ही कर्ज दिया। ऐसे में दोस्तों आप साफ देख पा रहे होंगे कि चाइना ने भी कर्ज की राशि पाकिस्तान के लिए घटा दी। इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितने लोग ये जानते हैं कि चाइना को किसी भी प्रकार का कर्ज देने का मतलब है अपना कर्ज ही रह जाएगा और कर्ज चुकाने का कोई सवाल ही नहीं होने वाला। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले, अफगानिस्तान में चाइना के आतंकी मंसूबों का भंडाफोड़, जहां हिरासत में लिए गए हैं 10 चीनी जासूस। बता दें, पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त कहे जाने वाले चाइना दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। इसकी पुष्टि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से गिरफ्तार हुए 10 चीनी जासूसों ने की है। यहाँ एक चीनी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है जो आतंकी सेल का संचालन कर रहा था। ये जानकारी पश्चिम एशियाई देश में राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों ने दी है। घटना की जानकारी रखने वाले काबुल और दिल्ली में मौजूद लोगों ने कहा कि मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से बीजिंग को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब वो इस मामले को छिपाने के लिए अशरफ गनी सरकार को मनाने की भी कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 10 चीनी नागरिकों को अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय द्वारा जासूसी और आतंकी सेल चलाने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो पाकिस्तान ने फिर दिखाया अपना रंग। शाह महमूद कुरैशी ने भारत के लिए कह दी ऐसी बड़ी बात। बता दे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं उनमें भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता की कोई संभावना नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नई दिल्ली अपने इस रुख पर कायम है कि ये वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं और वो इस्लामाबाद से बार बार ये कहता रहा है
है कि वो भारत के खिलाफ हमले करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न आतंकी समूहों के खिलाफ स्पष्ट कदम उठाएं। आपको बता दें कि डॉन अखबार ने कुरैशी के हवाले से कहा है कि वर्तमान हालात में भारत के साथ पीछे के दरवाजे से या फिर कूटनीतिक वार्ता की कोई संभावना नहीं है। इस वक्त संवाद के लिए परिस्थितियां उचित नहीं है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होने वाली है? दोस्तों, क्या पाकिस्तान के साथ वार्तालाप इस समय में ठीक रहेगा दोस्तों, या फिर मोदी जी को जो एक्शन लेना चाहिए उसी पर भारत को कायम रहना चाहिए? आपकी क्या राय होने वाली है इसको लेकर कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो चाइना की नई बहानेबाजी, कहा बंदरगाह में फंसे 39 भारतीयों के लिए भारत से तल्ख रिश्ते जिम्मेदार नहीं। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने कहा कि चीनी बंदरगाहों पर खड़े 2 जहाजों में फंसे भारतीय चालक दलों के 39 सदस्यों की स्थिति से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस घटनाक्रम का भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके बिगड़ते संबंधों का भी कोई सरोकार नहीं है। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि हम बार बार बता चुके हैं कि क्वारंटाइन को लेकर चाइना में स्पष्ट नियम है। जहाजों में फंसे भारतीय चालक दलों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बात का भारत, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा हालात का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि चाइना लगातार भारतीय पक्ष के संपर्क में है और उनकी अपीलों पर गौर कर रहा है, साथ ही साथ उन्हें जरूरी मदद भी मुहैया कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो किसान आंदोलन को लेकर खबर, जहां 7 अमेरिकी सांसदों ने माइक पोम्पियो से कहा कि भारतीय विदेश मंत्री के समक्ष उठाए मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, 7 प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों के समूह ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखा है और उनसे अपील की है कि वो अपने भारतीय समकक्ष के साथ भारत में चल रहे किसान आंदोलन के मामलों को उठाएं। इस समूह में भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर प्रमीला जयपाल भी शामिल। ऐसे में दोस्तों, आप इन सभी 7 अमेरिकी सांसदों को लेकर क्या कहने वाले दोस्तों जरूर बताइएगा, और क्या माइक पोम्पियो को इनकी बात माननी चाहिए, हाँ या ना, अपने कारण के साथ जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम के भतीजे की कोरोना वायरस से मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के भतीजे की कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई है। सिराज कासकर पाकिस्तान में रहता था। पिछले हफ्ते कोरोना के लक्षण नजर आने पर उसे कराची के 24 से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ 24 घंटे सिराज को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर का अगर जानकारी ले तो नेपाल की राजधानी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है दोस्तों, जहाँ प्रधानमंत्री ओली ने बनाए 8 नए मंत्री, जिनमें 5 प्रचंड खेमे से हैं। बता दें, नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच केपी शर्मा ओली ने एक और दांव खेला है। केपी शर्मा ओली ने अपनी कैबिनेट में 8 नए मंत्रियों की जगह दी है। इनमें कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जो प्रचंड कैंप के माने जाते हैं। चूंकि वे ओली का समर्थन करने के लिए आए हैं, इसलिए मंत्री बनाए जाने के रूप में उन्हें इनाम दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ओली कैबिनेट में शामिल इन नए मंत्रियों में बहादुर राय माझी, प्रभु शाह, मणि थापा, इसी प्रकार से तमाम प्रचंड खेमे का माना जाता है। इसके अलावा प्रेम अले, बिमला बीके और गणेश हगना ओली कैंप के ही माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो इजराइल के फाइटर जेट ने लेबनान से सीरिया पर दागी है मिसाइलें, 6 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो अमेरिका में ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट होगा बेहद जरूरी। बता दें, अमेरिका ने कह दिया है साफ साफ कि ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को अपनी उड़ान से पहले कोविड-19 मुक्त होने का प्रमाण पत्र हासिल करना ही होगा। अमेरिका से पहले भी कई देश ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद वहां से अपने यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए प्रतिबंधों की घोषणा कर चुके हैं। देश के बीमारी नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी सीडीसी ने कहा कि ब्रिटेन से आने वाले हवाई यात्रियों को अपनी यात्रा के 3 दिन के भीतर कोविड-19 मुक्त होने का प्रमाण पत्र हासिल कर परिणाम एयरलाइन को उपलब्ध कराना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इस सरकार के कदम का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम दिखाने पर भड़के किसान, पुलिस ने फटकारी लाठियां। कोटपुरा में भी हंगामा देखने को मिला है पूरे दिन और पूरी रात। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो बाबा वेंगा की विचित्र भविष्यवाणी, जहां वर्ष
2021 में ट्रंप हो जाएंगे बहरे और पुतिन पर होगा जानलेवा हमला। बता दें कोविड-19 के संक्रमण से परेशान दुनिया को नए साल के आगाज से पहले वायरल हो रही कुछ भविष्यवाणियों और परेशान कर सकती है। वाल्फन की नास्त्रेदमस कही जाने वाली बाबा वेंगा की वर्ष 2021 को लेकर की गई भविष्यवाणियों में कहा गया है कि दुनिया को कई उथल पुथल और आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। 85 साल की उम्र में वर्ष 1996 में दुनिया को अलविदा कह चुकी बाबा वेंगा ने 5079 ईस्वी तक के लिए काफी सारी भविष्यवाणी की हुई है। अगले साल यानी 2021 के लिए की गई उनकी भविष्यवाणियों में अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहरा होना और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जानलेवा हमला होना शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस भविष्यवाणी को आप कितना मानेंगे जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो तृणमूल को भाजपा का जवाब, जहां कटमनी संस्कृति के चलते नहीं भेजी किसानों के लिए कोई भी पेशी। बता दे भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की कटमनी संस्कृति के कारण केंद्र किसानों के बीच वितरित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को नकद राशि नहीं भेजी जा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस मांग कर रही है कि जो राशि केंद्र की ओर से किसानों को वितरित की जा रही है वो राशि आगे वितरित करने के लिए राज्य सरकार को भेज दी जाए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया था कि हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को चक्रवात अम्फान आपदा से निपटने के लिए दी गई राशि का कैसे दुरुपयोग किया गया और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बैंक खातों में राशि बढ़ गई। घोष ने आगे कहा कि इसी कारण से पैसा राज्य सरकार को नहीं भेजा जाएगा बल्कि किसानों के खातों में सीधे दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या ये स्टेप सही होने वाला है, हाँ या ना? कारण के साथ जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो विपक्ष के बाद अब अदालत के निशाने पर आए इमरान खान। चीफ जस्टिस ने कहा कि भ्रष्ट हो गई है पाकिस्तान की शासन अर्थव्यवस्था। बता दे पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की शासन व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उसे भ्रष्ट बताया है। मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्ला ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पाकिस्तान की शासन व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध नहीं होता। कोर्ट की ये टिप्पणियां इमरान खान के गाल पर तमाचे की तरह जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के दावे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही एक और खबर की बात करें तो जेपी नड्डा ने किसानों को किया आगाह, कहा दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कुछ नहीं करने वालों के झूठ में ना फंसे। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ लहजे में किसानों को आगाह कर दिया है कि कुछ ना करने वाले पार्टियों से पूरी तरह दूर रहे। साथ ही बताते जहां अमित शाह ने कहा है कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री है कोई कंपनी किसानों से जमीन नहीं छीन सकती। ऐसे में दोस्तों किसानों को मोदी सरकार ने काफी आश्वासन दिलाई है और आगे भी दिलाएंगी, ऐसा अमित शाह जी का कहना है। इसको लेकर आपको कितना भरोसा है दोस्तों आपकी मोदी सरकार पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप